हेलो एवरीवन, वेलकम डीवी कोचिंग क्लासेस। कैसे हो आप सब प्यारे बच्चों? उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्रकाश संश्लेषण का। ठीक है, तो बेटा हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था? हमने सीखा था कि पत्तियों की आंतरिक और बाह्य संरचनाएं कैसे होती हैं। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण की एक्चुअल साइट्स क्या होती हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है ना बेटा, वो पौधे के हरे भाग में होती है। अब हरे भाग में ऐसा क्या चीज़ होता है जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण होता है? पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? पत्तियों का रंग हरा होता है बेटा क्लोरोफिल वर्णक के कारण। अब ये क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है बेटा? ये क्लोरोफिल पाया जाता है हरित लवक में, जो होता है आपकी पत्तियों की मेसोफिल सेल्स में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। हमने अभी तक क्या सीखा है? हमने सीखा है कि प्रकाश संश्लेषण के स्थल क्या है बेटा। हमने क्या सीखा बेटा? प्रकाश संश्लेषण का स्थल। लास्ट क्लास में हमने जो सीखा है उसी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बेटा। प्रकाश संश्लेषण का स्थल। ठीक, अब प्रकाश संश्लेषण का स्थल क्या होता है बेटा? पौधे का हरा भाग होता है। क्या होता है बेटा? पौधों के हरे भाग में क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और पौधे का हरा भाग बेटा सामान्य रूप से क्या होता है बेटा? यह सामान्यतः आपकी पत्ती होता है। सामान्यतः क्या होते हैं ये पौधे की पत्तियां होती हैं, जहाँ पर क्या होता है बेटा? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। अब एक पत्ती की संरचना हमने देखी थी, जब बाह्य संरचना और आंतरिक संरचना, तो देखिए क्या क्या देखा था। ये एक छोटा सा क्या था मेरा? एक शाखा या तना था। इस पर क्या लगी हुई थी? एक ऐसे, इस पर एक ऐसे पत्ती लगी हुई थी। ठीक, ऐसे करके एक पत्ती लगी हुई थी, जो किस कलर की थी बेटा? जो ग्रीन कलर की थी। ठीक, इसकी बाह्य संरचना के बारे में हमने बात की थी। फिर हमने क्या किया था? इसकी अनुप्रस्थ काट देखी। ऐसे क्या देखी थी? अनुप्रस्थ काट। जब अनुप्रस्थ काट देखा ना, तब ये हमें कैसे दिखाई दी थी? तब ये हमें कुछ ऐसे दिखाई दी थी। अनुप्रस्थ काट जब इसकी देखी ना, जब इसको मैंने ऐसे काट कर देखा, पत्ती को ऐसे काट कर देखा, तो यहाँ पर क्या चीज़ें दिखाई दी थी वो समझते हैं बेटा। सबसे ऊपर क्या दिखाई दी थी? सबसे ऊपर हमको दिखाई दी थी बाह्य त्वचा। एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाता बेटा मैं, ताकि आप दोबारा से कनेक्ट कर पाओ लास्ट क्लास में। ये कुछ ऐसे था बेटा। ठीक, इस नीचे वाले में क्या थे? बहुत सारे रंध्र थे। इन्हीं रंध्रों के माध्यम से क्या आती थी बेटा? गैसों का आदान प्रदान होता था, और वाष्पोत्सर्जन के समय पर क्या निकलता है? यहाँ से पानी निकलता है। तो ये क्या है बेटा? छोटे छोटे रंध्र हैं। ठीक, अब इन्हीं के ऊपर एक और परत थी ऐसे, वैक्सी लेयर, जिसको हम क्यूटिकल कहते थे। ठीक, यहाँ पर बीच में क्या था? बीच में बंडल सीट था, जिसमें क्या भरे हुए थे? जाइलम और फ्लोएम भरे हुए थे। बीच में क्या था? ऐसे बंडल सीट था, जिसमें क्या थे? जाइलम और फ्लोएम थे। अब इनके बाहर कुछ सेल्स थी बेटा, यहाँ पर ऐसे ऐसे कुछ सेल्स थे बेटा, जिनको हमने क्या कहा था? जिनको हमने कहा था खम्भ मृदुतक, यानी पैलिसेड मेसोफिल्स। इसके नीचे स्पंजी मृदुतक था, यानी स्पंजी मेसोफिल सेल्स थी। ठीक, अब इनके अंदर कुछ हरे रंग की संरचनाएं थी, जिनको हमने हरित लवक कहा था। इनमें क्या है? हरे रंग की कुछ संरचनाएं हैं, जिनको हमने क्या नाम दिया बेटा? जिनको हमने हरित लवक नाम दिया था। अब जो कुछ घटना घटनी है ना बेटा, इसी हरित लवक में ही घटनी है। प्रकाश संश्लेषण की जो भी घटना घटनी है ना, वो कहाँ घटनी है? आपके इस हरित लवक में। ये जो हरे रंग का पार्ट है ना बेटा, एक्चुअल में क्या है? ये एक्चुअल में ये हरित लवक है। क्या है बेटा? ये हरित लवक है। अब ध्यान सुनेंगे बेटा, इस मेसोफिल सेल के अंदर क्या है? इसके अंदर है आपका हरित लवक। क्या होता है? हरित लवक। हरित लवक वो जगह है ना, जिसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो हम एक छोटी सी हेडिंग डाल के लिखेंगे बेटा, हरित लवक की संरचना। हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? हम लोग पढ़ेंगे हरित लवक की संरचना। ठीक है, क्लास 9 में बेटा आपने सेल वाले चैप्टर में थोड़ा सा पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हो तो यहाँ पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। हरित लवक की संरचना को जब हम देखने जाएंगे ना, तो वो कुछ इस टाइप का दिखेगा हमको। कुछ ऐसी संरचना दिखाई देती है।
ठीक है। ऐसे दोहरी झिल्ली का उसमें क्या होता है बेटा, आवरण होता है। हरित लवक में क्या होता है, ऐसे दोहरी झिल्ली का आवरण होता है बेटा, ठीक है। 1 मिनट रुकना जरा बेटा, तो देखें। हाँ, अब आपको चीज़ें प्रॉपर दिख रही होंगी, ठीक है। ये थोड़ा सा कट रहा था पहले। तो ये क्या है बेटा, आपके हरित लवक की बाहरी संरचना, जिसमें आपको क्या दिख रहा है कि हरित लवक बाहर से क्या हुआ है बेटा, बाहर से 2 झिल्लियों द्वारा घिरा हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर ऐसी छोटी छोटी सिक्के जैसी संरचनाएं होती हैं। क्या हैं, ऐसी छोटी छोटी सिक्के जैसी संरचनाएं हैं। ये ऐसे छोटी छोटी सिक्के जैसी क्या है बेटा, संरचना है, ठीक है। अब इन जो छोटे छोटे सिक्के जैसी संरचनाएं हैं बेटा, इन छोटे छोटे सिक्के जैसी संरचनाओं के ऊपर यहाँ पर छोटे छोटे पिगमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। जो कैसे होते हैं बेटा, ग्रीन कलर के होते हैं। वर्णक पाए जाते हैं जो कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं बेटा, क्लोरोफिल कहते हैं। ये क्या है, इस छोटे छोटे सिक्के जैसी संरचनाओं की बाहरी झिल्ली है, इस पर क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे ग्रीन कलर के वर्णक पाए जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं बेटा, क्लोरोफिल कहते हैं। ये क्या हो गए आपके, क्लोरोफिल हो गए, ठीक। हमें बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल में जाना नहीं है, हमें केवल समझना है कि एक्चुअल में चीज़ें कैसे घटित होती हैं, ठीक। अब देखते हैं कि इसमें इसकी संरचना में हमें क्या क्या दिख रहा है। देख बेटा, हमें सबसे बाहर क्या दिख रहा है, हमें सबसे बाहर दिख रही है इसकी बाह्य झिल्ली। क्या दिख रही है बेटा, हमें सबसे बाहर दिख रही है इसकी बाह्य झिल्ली। इसके बाहर होती है, सॉरी इसके अंदर होती है। 1 मिनट ज़रा होल्ड करिएगा बेटा, लाइट का इशू चल रहा है थोड़ा सा, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, इस शहर में इलेक्ट्रिसिटी का समस्या बना ही रहता है, तो चलिए आगे देखते हैं। ये थी हमारी बाह्य झिल्ली, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे बेटा नीचे वाली, सॉरी अंदर वाली को आंतरिक झिल्ली। क्या कहेंगे इसको हम, आंतरिक झिल्ली, ठीक। अब आंतरिक झिल्ली के अंदर ऐसे देखिए छोटी छोटी बहुत सारी सिक्के जैसी संरचनाएं हैं, तो इन सिक्के जैसी संरचनाओं को हम कहते हैं बेटा थैलेकॉइड, ठीक। क्या कहते हैं इसको, थैलेकॉइड कहते हैं, ठीक। अब ये बहुत सारी सिक्के जैसी संरचनाओं के समूह को, और इस समूह को क्या कहते हैं बेटा, हम लोग ग्रेना कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं किसको, थैलेकॉइड के समूह को ग्रेना कहते हैं। इतनी बात समझ में आई बेटा। अगर इतनी बात समझ आई हो तो अब आगे देखो। ये जो आपका हरित लवक है ना, इसके अंदर कुछ लिक्विड भी भरा रहता है। इसके अंदर क्या भरा रहता है, कुछ लिक्विड मटेरियल भी भरा रहता है, कुछ द्रव पदार्थ ऐसे भरा रहता है, ठीक है। हरित लवक के अंदर ऐसे कुछ द्रव पदार्थ भी भरा रहता है, और इस द्रव पदार्थ को बेटा स्ट्रोमा कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको स्ट्रोमा कहा जाता है, ठीक। हिंदी में कहना है तो इसको पीठिका कहा जाता है। हिंदी में क्या कहेंगे बेटा, स्ट्रोमा को ही पीठिका कहा जाता है, ठीक। तो यहाँ पर जो भी द्रव पदार्थ भरा हुआ है इसके अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग नाम दे देते हैं स्ट्रोमा का, ठीक है। क्या है बेटा, वो है स्ट्रोमा, ठीक है। अब इसी स्ट्रोमा के अंदर हरित लवक के पास अपना खुद का डीएनए होता है, ठीक है। तो हमने क्या कह दिया, इसका खुद का डीएनए बना दिया, तो इसको लिख दिया, ये क्या है बेटा, हरित लवक का डीएनए है, यानी ये क्लोरोप्लास्ट का क्या है, डीएनए है, ठीक है। इसी डीएनए की उपस्थिति के कारण ही क्लोरोप्लास्ट को अर्धस्वायत्त अंग भी कहा जाता है। कोशिका के 2 अर्धस्वायत्त अंग होते हैं बेटा, एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया और एक होता है क्लोरोप्लास्ट। याद रखिएगा, न्यूक्लियस के बाद अगर सेल ऑर्गेनेल में कोई बड़ा ऑर्गेनेल है तो वो कौन सा है, आपका हरित लवक है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे बढ़ने पर हमें क्या देखना है कि ये जो थैलेकॉइड के ऊपर छोटे छोटे पॉइंट्स रखे हुए हैं, देखो पॉइंट्स रखे हैं ना बेटा, ये पॉइंट्स असल में क्या होते हैं, ये पॉइंट्स को हम कहते हैं PS1 या PS2,
क्या कहते हैं बेटा इसको, PS1 या PS2 कहते हैं। अब सर ये PS1 और PS2 क्या होता है बेटा, यहाँ पर PS का मतलब है फोटो सिस्टम 1, क्या कहते हैं इसको, फोटो सिस्टम 1, और ये PS2 का मतलब है फोटो सिस्टम 2। ठीक है सर, 1 और 2 में क्या फ़र्क होता है, देख बेटा बहुत सारे अलग अलग पिगमेंट्स मिलकर ना क्या बनाते हैं, फोटो सिस्टम बनाते हैं। अब इसी फोटो सिस्टम का ही एक पार्ट होता है छोटा सा क्लोरोफिल। ठीक है, तो बड़ी क्लास में जाओगे ना बेटा तो इसी फोटो सिस्टम में एक चीज़ होती है रिएक्शन सेंटर। ठीक है, जो बड़ा मॉलिक्यूल होता है कहाँ पर होता है, सेंटर में होता है, उसको हमने नाम दे दिया रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर में इसमें होता है बेटा P700। क्या होता है, P700 होता है किसमें, फोटो सिस्टम 1 में, और फोटो सिस्टम 2 में होता है बेटा P680। ठीक है, P700 कहाँ पर मिलेगा, फोटो सिस्टम 1 में, P680 कहाँ मिलेगा आपको, फोटो सिस्टम 2 में, और फोटो सिस्टम 1 एंड 2 में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ठीक है, रिएक्शन सेंटर किसका बना होता है, वो बना होता है क्लोरोफिल ए का। किसका बना होगा बेटा, क्लोरोफिल ए का बना होता है रिएक्शन सेंटर। तो ये सारी बात है बेटा, ये रिएक्शन सेंटर क्या करता है, कैसे काम करता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस कैसे होती है एक्चुअल में, वो सारी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं। अब हमें ये समझना है कि एक्चुअल में प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है। तो देखिए क्या होता है एक्चुअल में प्रकाश संश्लेषण में, होता ये है कि हमारे पास क्या होता है बेटा, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आती है इस स्टोमेटा के थ्रू अंदर। ठीक है, वाटर लेता है किससे, रूट्स के थ्रू, फिर क्या करता है बेटा, सनलाइट का इस्तेमाल करके हमारा हरित लवक क्या करता है, इन दोनों को चेंज कर देता है किसमें, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस H2O में। यहाँ पर 6 लेते हैं, यहाँ पर 12 ले लेते हैं, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर भी 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक की बात क्लियर है बेटा, सॉरी इसको 6 नहीं लिखते हैं बेटा, ये 6 H12O6 है, ये 6O2 है, यहाँ पर 6H2O है। अब आपका जो प्रकाश संश्लेषण है ना, उसमें प्रोडक्ट क्या है, ये आपका मेन प्रोडक्ट है, क्योंकि भोजन बनाने के लिए प्रक्रिया हो रही है। साथ साथ में क्या बनता है इसका को प्रोडक्ट के रूप में, ऑक्सीजन है ये, और यही ऑक्सीजन गैस क्या होती है बेटा, इस स्टोमेटा के थ्रू क्या होती है, बाहर आती है। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ आई बेटा। तो ये थी हमारी हरित लवक की संरचना। अब जो भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी ना, वो एक्चुअल में कहाँ होगी, हरित लवक में होगी। आप चीज़ों को समझ लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और मिस हो रहा है बेटा, इसको भी लिख लो। ये दो ग्रेनक को जोड़ने वाली जो स्ट्रक्चर है, ये बीच में जो पट्टी जैसी स्ट्रक्चर बनी है ना, इसको कहा जाता है बेटा मध्य पट्टालिका। इसको कहा जाता है मध्य पट्टालिका। ठीक, मिडिल लैमेला। ठीक, तो ये सारी बातें थी किसकी बेटा, हरित लवक की। तो हमने अभी तक क्या सीख लिया, हमने अभी तक सीख लिया है कि पत्तियों की आंतरिक संरचना कैसे होती है, बाह्य संरचना कैसे होती है, और हरित लवक की संरचना कैसे होती है। अब हम लोग सीखने वाले हैं बेटा प्रकाश संश्लेषण को। देखिए, प्रकाश संश्लेषण कुछ नहीं है, एक छोटी सी प्रोसेस है। कैसी प्रक्रिया है, जैव रासायनिक प्रक्रिया। क्यों जैव, इसलिए क्योंकि जीवों के अंदर हो रही है, रासायनिक इसलिए क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो वह जैव रासायनिक अपक्रिया जिसमें हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोप्लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से भोजन और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। फिर से सुन लो, वह जैव रासायनिक प्रक्रिया जिसमें पौधे के हरे भाग सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोप्लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड जल की सहायता से भोजन, ऑक्सीजन और जल का निर्माण कर देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, उसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करेंगे, तो इसको रफ करता हूँ मैं, फिर तब मैं बढ़ता हूँ फिर प्रकाश संश्लेषण की ओर। चल अच्छा, कोई बात नहीं, प्रकाश संश्लेषण यहाँ कर लेता हूँ बेटा मैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के प्रोसेस में यहाँ करता हूँ। ठीक, चलिए देखते हैं बेटा। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या है, ये हमने बहुत अच्छे से सीख लिया है। ठीक है, कहाँ पर होता है ये भी हमने सीख लिया है। अब इस प्रकाश संश्लेषण की जो प्रोसेस है ना, प्रोसेस यानी कि जो प्रक्रिया है, उसे हमें सीखना है कि ये एक्चुअल में होता कैसे है। ठीक, तो बेटा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। तो पहली बात यहाँ पर क्या लिखेंगे,
पहली बात लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। कितने चरणों में बेटा? 2 चरणों में संपन्न होती है। ठीक है, अब वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के 2 चरण कौन कौन से हैं? यहाँ पर लिखता हूँ बेटा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के 2 चरण यानी 2 स्टेप कौन कौन से हैं, 2 स्टेप में होती है। ठीक, पहला स्टेप है बेटा आपका प्रकाशिक अपक्रिया। पहले स्टेप को आपने क्या नाम दिया? प्रकाशिक अभिक्रिया। दूसरे स्टेप को आपने नाम दिया है बेटा अप्रकाशिक अपक्रिया का। क्या नाम दिया उसको? अप्रकाशिक अभिक्रिया का। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं बेटा लाइट रिएक्शन। ठीक, इसको हम लोग कहते हैं बेटा डार्क रिएक्शन। एक मिनट बेटा जरा चेक करना, तो इधर बराबर दिख रहा है आपको साइड में? हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो अब बेटा हम लोग देखते हैं कि प्रकाशिक अपक्रिया क्या है। ठीक है, फिर हम लोग प्रकाशिक अपक्रिया कहाँ पर होती है, कैसे होती है, समझने की कोशिश कर लेंगे। अच्छा, पहले इसको आप पूरा डिटेल में बना लीजिए, फिर प्रकाशिक अपक्रिया को अलग देख लेंगे, अप्रकाशिक अपक्रिया को अलग देख लेंगे, इस दोनों पार्ट में, तो एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। हमें बस इतना याद रखना है कि लाइट रिएक्शन होती है बेटा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, और इस रिएक्शन के लिए ना सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति जरूरी नहीं होती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती। तो इस रिएक्शन के लिए क्या है बेटा? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती। ठीक है, तो आवश्यक क्या होता है? देख बेटा, अगर आपके घर में रोटी बन रही होगी ना, पहले आटा गूंदा जाता होगा, आटा गूंदा जाता है, उसके बाद रोटी बनती है। ठीक है, रोटी क्या होती है? खाने योग्य होती है। उसी प्रकार से प्रकाशिक अपक्रिया को आप समझ लीजिए कि वो गुना हुआ आटा है। पहले आटा गूंदने की प्रोसेस क्या है? प्रकाशिक अपक्रिया है। फिर उस आटे से रोटी बनाने की प्रक्रिया क्या है? अप्रकाशिक अपक्रिया। तो भोजन बनेगा इस प्रक्रिया में, लेकिन उसकी तैयारी कहाँ होती है? इसमें। ठीक है, तो आप बताओ कि रोटियां कब तक बनती रहेंगी? आपके घर में मम्मी किचन में रोटी कब तक बनाती रहती हैं? जब तक गुना हुआ आटा होगा तभी तक तो बनेगा ना। तो वैसे ही बेटा प्रकाशिक अपक्रिया में जो कुछ भी बनेगा ना, वो जब तक इस हरित लवक में मौजूद रहेगा तब तक अप्रकाशिक अपक्रिया चलती रहेगी। अप्रकाशिक अपक्रिया किसका इस्तेमाल करती है? प्रकाशिक अपक्रिया में जो भी उत्पाद बनते हैं उन्हीं का इस्तेमाल करती है। यानी आपके घर में जितना गुना हुआ आटा होगा उतनी ही रोटियाँ बनेंगी। अगर आपको और ज़्यादा रोटियां बनानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? और ज़्यादा आटा गूंदना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से कि प्रकाशिक अपक्रिया में जो कुछ भी बनेगा यानी गुना हुआ आटा, ठीक, उतनी ही क्या बनेंगी? रोटियां बनेंगी। यानी रोटी बनाने की प्रोसेस ये है, आटा गूंदने की प्रोसेस ये है। जितना आटा गूंदोगे उतनी रोटी बनेगी। यानी प्रकाशिक अपक्रिया में जो कुछ भी बनेगा वही जिम्मेदार होगा किसके लिए? अप्रकाशिक अपक्रिया के लिए। ठीक है, कैसे होता है, क्या क्या बनता है, वो सारी चीज़ें भी हम लोग आराम से देख लेंगे। फिलहाल अभी के लिए बेटा आप इतना समझो कि प्रकाश संश्लेषण 2 स्टेप में होता है, प्रकाशिक अपक्रिया एंड अप्रकाशिक अपक्रिया। एक को लाइट रिएक्शन कहते हो, एक को आप डार्क रिएक्शन कहते हो। और सबसे बड़ी बात आप इतना समझ लीजिए कि जो प्रकाशिक अपक्रिया है ना वो इस पार्ट में होने वाली है। ठीक है, थैलेकॉइड पार्ट में। और जो ये अप्रकाशिक अपक्रिया है ना बेटा वो यहाँ होने वाली है। तो इसका मतलब कि सर थैलेकॉइड क्या होता है? थैलेकॉइड तो ऐसी संरचना है एक छोटी सी, देखो इस एक सिक्के को मैंने यहाँ बना लिया है। ठीक है, अभी इस एक सिक्के पर क्या मौजूद है? बहुत सारे सर फोटो सिस्टम 1 और 2 मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा बेटा? यहाँ पर होगी आपकी लाइट रिएक्शन। ठीक है, उसके बाहर क्या होता है बेटा? देख थैलेकॉइड के बाहर क्या मौजूद है? स्ट्रोमा है। यहाँ पर देखो ये एक थैलेकॉइड है, तो थैलेकॉइड के बाहर साइड में क्या है? थैलेकॉइड के बाहर साइड में स्ट्रोमा है, यानी यहाँ पर क्या होगा? स्ट्रोमा होगा। ठीक है, तो कुछ रिएक्शन प्रकाशिक अपक्रिया यहाँ पर होगी और आपके प्रकाश संश्लेषण की कुछ रिएक्शन यानी अप्रकाशिक अपक्रिया कहाँ होगी बेटा? स्ट्रोमा में होगी। कुछ यहाँ पर घटित होगा, कुछ यहाँ पर घटित होगा। ठीक है, यही सारी चीज़ें हमको समझनी है बेटा। हम लोग समझते हैं आगे एक अच्छे से डायग्राम में। इसको मैं थोड़ा सा रफ नहीं करूँगा, इसको बेटा मैं पूरा रफ करता हूँ, आप फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो
इसको बेटा रफ करते हैं। हाँ, देख बेटा, हमने क्या सीखा अभी तक? हमने सीखा है कि ये जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है ना, ये जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, ये कितने स्टेप में होनी है सर? 2 स्टेप में होनी है। ठीक है बेटा, 2 स्टेप सर कौन कौन से हैं? एक को आप कहते हैं बेटा लाइट रिएक्शन, एक को क्या कहते हो आप? डार्क रिएक्शन। ठीक, रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप इतना समझ लीजिएगा। एक बेटा क्या है? प्रकाशिक अपक्रिया है, एक क्या है? प्रकाशिक अभिक्रिया है, और दूसरी क्या है बेटा? दूसरी अप्रकाशिक अपक्रिया है। ठीक, तो प्रकाशिक अपक्रिया में क्या चीज़ें होती हैं पहले वो समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले प्रकाशिक अपक्रिया के बारे में थोड़ी सी बात लिख लेते हैं। रुको बेटा 1 मिनट। सबसे पहले किसके बारे में लिख लेंगे? प्रकाशिक अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, प्रकाशिक अपक्रिया के लिए हम पहले एक ग्रेना बनाते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी क्या है बेटा? ये ग्रेना है। ठीक है, क्या है? छोटी सी ग्रेना है। इस ग्रेना में ये छोटी छोटी सिक्के जैसी संरचना क्या है? थैलेकॉइड है। इन थैलेकॉइड्स के ऊपर क्या मौजूद हैं? PS1 PS2, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2, जिनमें क्या है? क्लोरोफिल भरा हुआ है। ठीक है, इसके मेम्ब्रेन पर क्या है? इसके मेम्ब्रेन पर PS1 PS2 है। ठीक है, अब आप बताओ कि ये तो चलो संरचना मैंने यहाँ बना दी, ये तो ग्रेना हो गया, ये थैलेकॉइड हो गया। अब थैलेकॉइड के बाहर क्या मौजूद है? देखो थैलेकॉइड के बाहर ये क्या मौजूद है? ये द्रव है कि नहीं? ये द्रव पदार्थ भरा हुआ है ना ब्लू कलर का। तो इसके बाहर क्या भरा होगा बेटा? इसके बाहर क्या होता है? स्ट्रोमा होता है। ठीक, तो ये क्या है? ये आपका थैलेकॉइड है, और ये क्या है बेटा? ये स्ट्रोमा है। ठीक है, तो जो प्रकाशिक अपक्रिया होती है ना, वो थैलेकॉइड के जो मेम्ब्रेन है ना, इस पर होती है। कहाँ होती है? थैलेकॉइड की जो मेम्ब्रेन है ना, यानी ये ग्रेना की जितनी भी मेम्ब्रेन्स हैं जिस पर PS1 और PS2 मौजूद है ना, इस पर होती है। कहाँ होगी? ये जो ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये अपक्रिया यहाँ पर होती है। और जो डार्क रिएक्शन है बेटा, वो स्ट्रोमा में होती है। तो थैलेकॉइड के अंदर इस मेम्ब्रेन पर क्या होगी? प्रकाशिक अपक्रिया, और उसके बाहर यानी स्ट्रोमा में क्या होगी? आपकी अप्रकाशिक अपक्रिया। इतनी बात समझ आई बेटा? तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। हाँ, सबसे पहले लिखते हैं बेटा प्रकाशिक अपक्रिया के बारे में, फिर जो कुछ भी होगा एक थैलेकॉइड बना के हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले प्रकाशिक अपक्रिया के बारे में लिखते हैं कि इस अपक्रिया का सबसे पहले अध्ययन जो है ना, वो रॉबर्ट हिल ने किया था। इसी वजह से इस अपक्रिया को हिल अपक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले इस अपक्रिया का अध्ययन रॉबर्ट हिल ने किया था। इसलिए इस अपक्रिया को क्या कहा जाता है बेटा? इसलिए इस अपक्रिया को हिल अपक्रिया भी कहा जाता है। कौन सी अपक्रिया कहते हो आप? हिल अपक्रिया भी कहते हो। किसको सर? प्रकाशिक अपक्रिया को। ठीक है बेटा, ये बात हो गई। फिर सवाल ये आता है कि सर प्रकाशिक अपक्रिया कहाँ होती है? तो बेटा ग्रेना में जो थैलेकॉइड्स होते हैं उनकी जो मेम्ब्रेन है ना, उनकी झिल्ली, देखो ये थैलेकॉइड्स है, इनकी झिल्ली पर क्या है? PS1 और PS2 है, इन पर होती है और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। ठीक है, तो दूसरी बात क्या लिखेंगे? देखो प्रकाशिक अपक्रिया
प्रकाशिक अपक्रिया ग्रेना के थैलेकॉइड की झिल्ली पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। ठीक है। हाँ, अब फिर तीसरी बात क्या लिखेंगे बेटा, इस रिएक्शन में एक पदार्थ बनता है जिसको हम कहते हैं NADPH। क्या बनता है बेटा, NADPH। ठीक है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट, NADPH बनता है। ठीक है, और साथ साथ में ATP बनती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और साथ साथ में बेटा ऑक्सीजन बनती है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या होती है बेटा, बाहर निकाल दी जाती है। बचा हुआ पदार्थ क्या है, NADPH एंड ATP। इनका इस्तेमाल करते हैं कहाँ पर हम लोग, डार्क रिएक्शन में। अभी मैंने कहा था ना कि प्रकाशिक अपक्रिया में जो कुछ भी बनेगा उसका इस्तेमाल करेंगे कहाँ पर हम लोग, डार्क रिएक्शन में। ठीक है, तो इसमें क्या बनता है बेटा, इस अपक्रिया में O2 NADPH तथा ATP का निर्माण होता है। ठीक है, NADPH और ATP का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है बेटा, वो उसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग कहाँ पर, हम लोग करेंगे उसका डार्क रिएक्शन में। अब मैं आपको प्रकाशिक अपक्रिया करके दिखाता हूँ कि एक्चुअल में उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो फटाक से इसको मैं रफ करता हूँ बेटा आप, क्योंकि इसका काम हमें नहीं है। हम बनाएंगे एक थैलेकॉइड, और हमें पता है कि देखो ये अगर थैलेकॉइड है तो इसके बाहर स्ट्रोमा होता है, ये हमें पता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम बनाएंगे एक थैलेकॉइड, फिर उसके अंदर क्या क्या चीज़ें घटित होती हैं ना, वो समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है बेटा, अगर सेशन अच्छा लग रहा हो ना तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं बेटा। हम लोग देखेंगे अपनी प्रकाशिक अपक्रिया। मान लिया हमने कि ये मेरा क्या है, एक थैलेकॉइड है। क्या है बेटा, ये थैलेकॉइड है। ठीक है, ये क्या है हमारा, एक थैलेकॉइड है। थैलेकॉइड के बाहर बाहर क्या होगा, यहाँ बाहर बाहर होता है इसके स्ट्रोमा। इस पर क्या लगे होते हैं बेटा, इस पर लगे होते हैं ऐसे PS1 PS2। क्या लगे होते हैं ऐसे PS1 PS2 लगे होते हैं। ठीक है, अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा इसको नीचे बनाने दो, नहीं तो ऊपर की चीज़ें नहीं आ पाएंगी बेटा। इस पर थोड़ा सा नीचे बनाता हूँ मैं। ये क्या है, मेरा एक थैलेकॉइड है। क्या है बेटा, ये थैलेकॉइड है। अब इस पर क्या लगे हुए होंगे, इस पर लगे होंगे, चलो अच्छा हिंदी में लिख देते हैं ताकि आपको आसानी हो। ये क्या है, थैलेकॉइड है। ठीक, अब इन थैलेकॉइड्स पर क्या होते हैं, PS1 एंड PS2 होते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है बेटा। अब यहाँ पर क्या होंगे बेटा, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। अब प्रोसेस थोड़ा सा जटिल होती जा रही है, तो इसलिए आप इसको ध्यान से सुनेंगे। ठीक, यहाँ पर हमारे हैं सूर्य भगवान। ठीक, अब इनकी क्या होती है बेटा, इनकी प्रकाशिक किरणें जो हैं कहाँ पर आती हैं, पृथ्वी पर आती हैं। हाँ सर, आती हैं। फिर क्या होता है, फिर होता ये है कि धरती हमारी क्या होती है, गर्म हो जाती है। ठीक, अब देखो सूर्य की किरणें क्या हो रही हैं बेटा, आके किस पर गिरेंगी, इस फोटो सिस्टम पर आके गिर रही हैं। ठीक है, कहाँ गिर रही हैं, फोटो सिस्टम पर आके गिर रही हैं। तो जब फोटो सिस्टम पर आके गिरेंगी ना, तो सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम क्या होगा, जब प्रकाश की किरणें, सूर्य के प्रकाश की किरणें फोटो सिस्टम पर गिरती हैं, चाहे वो 1 हो चाहे 2 हो, यानी फोटो सिस्टम पर जब गिरती हैं तो इनसे क्या निकलते हैं बेटा, इनसे निकलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या निकलते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ठीक है, तो इनसे क्या निकला बेटा, इनसे निकला मेरा इलेक्ट्रॉन। क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा कि सूर्य की प्रकाश की किरणें तो लगातार गिर रही हैं,
तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो रहा होगा बेटा, लगातार इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा होगा। अब जहाँ से लगातार इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है उसके अंदर एक खाली स्थान भी बन जा रहा होगा, क्योंकि उसके अंदर के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं बेटा, बाहर जा रहे हैं। अब ध्यान से समझो, जैसे एक पैकेट है, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते जा रहे हैं, लगातार क्या निकल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो यहाँ पर एक खाली जगह बन रही होगी ना बेटा, इस खाली जगह को मैंने एक नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन होल। यहाँ पर क्या भरे हुए थे, इलेक्ट्रॉन भरे हुए थे, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन सूर्य के प्रकाश की किरणों के कारण कहाँ निकल जा रहे थे, बाहर निकल जा रहे थे। अब ये बाहर निकल जाने के कारण क्या हो रहा था बेटा, बाहर निकलने के कारण हो क्या रहा था, बाहर निकलने के कारण यहाँ पर एक गैप बन रहा था, जिसको हमने क्या नाम दिया था, जिसको हमने नाम दिया था इलेक्ट्रॉन होल का। क्या नाम दिया बेटा, इलेक्ट्रॉन होल का। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकले तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके उसका ट्रांसपोर्ट करने वाले, यानी इलेक्ट्रॉन को अपने सर पर बैठाएंगे, फिर कुछ दूर ले जाएंगे, किसी दूसरे को देंगे, फिर वो कुछ दूर ले जाएगा, फिर किसी दूसरे को देगा, फिर वो दूसरा किसी और के पास जाके ट्रांसफ़र करेगा। यानी देखो, जैसे गांव में आपने देखा होगा ना, खेतों में आपने देखा होगा कि जब गेहूं के मड़ाई के टाइम पे जब खेतों से बोझ को ढोया जाता है ना, तो एक आदमी वहां से लेके आता है, कुछ दूर लेके आता है, फिर दूसरे के ऊपर ट्रांसफ़र करता है, फिर वो आदमी जाता है, फिर किसी तीसरे के ऊपर ट्रांसफ़र करता है, फिर लास्ट में कोई चौथा पाँचवा आदमी उसको लेके आता है। तो ऐसे करते हुए बेटा यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ छोटे छोटे से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करने वाले क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। कहाँ पर होंगे सर, ये बेटा होते हैं इसी मेम्ब्रेन के अंदर ही। चलो इसको मैं मेम्ब्रेन के अंदर ही बनाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये मेम्ब्रेन के थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन है ना, इसी के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने वाले लोग हैं। इलेक्ट्रॉन इनके पास आया, इनके पास से इनके पास गया, फिर इनके पास गया, फिर इनके पास गया। और आपको मैंने अभी कहा था कि इसके बाहर, थैलेकॉइड के बाहर क्या होती है, थैलेकॉइड के बाहर ऐसे ब्लू कलर का क्या था, स्ट्रोमा था कि नहीं था, ठीक। तो ये थैलेकॉइड के बाहर क्या है पूरा बेटा, ये पूरा आपका ब्लू कलर का क्या है, स्ट्रोमा है, ठीक। ये थैलेकॉइड था, थैलेकॉइड के बाहर क्या है, स्ट्रोमा है, ठीक है। अब इस स्ट्रोमा के अंदर एक मटेरियल होता है जिसका नाम होता है NADP, ठीक है। क्या होता है बेटा, इसमें NADP होता है, और इसी के अंदर क्या होता है, एक मटेरियल होता है बेटा ADP, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले, इलेक्ट्रॉन इसके पास आए, फिर इसके पास आए, यहाँ से ये इसके पास आया, फिर यहाँ से ये इसके पास गए, फिर इसके पास गए, फिर इसने इलेक्ट्रॉन को फ्री किया। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे बेटा, अब इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे किसके पास में, अब जाएंगे वो NADP के पास में। अब आप बताओ बेटा, आपने केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को निकाल देना, यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देना क्या है, इलेक्ट्रॉन का त्याग जो होता है वो ऑक्सीकरण होता है। अब इलेक्ट्रॉन को रिसीव करना क्या होता है बेटा, रिडक्शन होता है, यानी अपचयन होता है। तो अब ये क्या कर रहा है बेटा, ये कर रहा है इलेक्ट्रॉन को रिसीव, क्या कर रहा है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो इसका बताओ क्या होगा बेटा, इसका रिडक्शन होगा कि नहीं होगा, इसका सर होगा अपचयन। इसका क्या होगा, इसका होगा बेटा अपचयन। अपचयन होने के बाद क्या बनाएगा अभी देखेंगे, ठीक है। अपचयन अभी ऐसे अकेले नहीं हो जाएगा। NADP को आप समझ लीजिए जैसे आपके पास एक पर्स हो, ठीक है। NADP क्या है, एक पर्स है, लेकिन वो पर्स किस काम का है, अगर उसमें पैसे नहीं हैं तो वैसे ही क्या है बेटा, ये NADP जो है ना, ये एक एनर्जी का पॉकेट है। क्या है इसमें बेटा, एनर्जी का पॉकेट है, बट इसमें अभी एनर्जी नहीं है। जब तक इसका अपचयन नहीं हो जाएगा, इसका अपचयन हो जाएगा तब इसके अंदर क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही बेटा पॉकेट है आपके पास, पर्स है, पर्स अभी एकदम खाली है, अभी ये क्या है, एक पर्स है, पर्स क्या है, एकदम बेटा खाली है, और पर्स के अंदर जब तक पैसे नहीं आ जाएंगे तब तक किसी काम के नहीं है। वैसे जब तक इसके अंदर एनर्जी स्टोर नहीं हो जाएगी ना, तब तक वो किसी काम का नहीं है। इसको एनर्जी मिलेगी कहाँ से, अभी बताते हैं। अभी देखो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, रिसीव करेगा तो इसके अंदर एनर्जी आएगी, ठीक है। एक मिनट बेटा, तो चलो देखो इसके अंदर क्या आएगी, एनर्जी आएगी। अब सेम टाइम पर क्या होता है, हमने क्या कहा था कि प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं बेटा। यहाँ पर देख, एक बार फिर से मैं लिखता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए हमें क्या चाहिए, वाटर चाहिए, और हम क्या बनाएंगे, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन बनाएंगे। तो ये जो H2O है बेटा, कहाँ पर, जो हमारे जाइलम ने किसको दिया है बेटा, जाइलम के थ्रू कहाँ पहुँचा है, पत्तियों तक। तो इसके अंदर क्या होता है बेटा, थैलेकॉइड के अंदर यहाँ पर एक रिएक्शन चलती है बेटा, किसकी, H2O की। H2O क्या करता है बेटा, H2O टूटता है। कितना H2O सर, 2 H2O टूटता है बेटा। तो यहाँ पर देखो 2 ऑक्सीजन है, 4 हाइड्रोजन है, तो ये क्या देता है, 4H प्लस देता है, प्लस 2 ऑक्सीजन देता है, O2 देता है, ठीक है। अब इस O2 को क्या करते हैं हम, इस O2 को
मुक्त कर दिया जाता है कहाँ पर, आउटसाइड, यानी ये O2 कहाँ चली गई, बाहर चली गई, आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर चली गई। अब यहाँ पर क्या बचा हुआ है बेटा, यहाँ पर बचे हुए हैं 4 हाइड्रोजन। इन 4 हाइड्रोजन में से कुछ हाइड्रोजन क्या लिखेंगे यहाँ पर, कुछ H प्लस, कुछ H प्लस किसके पास जा रहे हैं, वो जा रहे हैं बेटा NADP के पास में। ठीक है, अब आप बताओ कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना और H प्लस को यानी हाइड्रोजन का ग्रहण क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है कि अपचयन होता है, सर अपचयन होता है। अब इसका क्या होगा बेटा, अपचयन होगा और ये क्या बनाएगा, और ये बनाएगा बेटा NADPH। ठीक है, क्या बन गया बेटा, NADPH बन गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा, बिल्कुल नहीं है सर। यहाँ पर क्या बन गया बेटा, NADPH बन गया। अब मेरे पास क्या बनाया मैंने, NADPH। देखो मैंने कहा था ना कि प्रकाशिका प्रक्रिया में ऑक्सीजन बनती है, NADPH बनता है। तो ये 2 चीज़ें बेटा मैंने बना ली हैं, एक ऑक्सीजन बना के बाहर निकाल दी। ठीक है, इसका कोई काम है नहीं अब। ठीक है, और यहाँ पर क्या बनाया बेटा, NADPH बनाया। अब ये NADPH क्या कर सकता है वो देखेंगे भी आगे। ठीक है, और NADPH कहाँ पर है बेटा, ये है स्ट्रोमा में। कहाँ आ गया है अब, इस थैलेकॉइड के बाहर आ गया, तो यानी कहाँ आ गया, स्ट्रोमा में। बताओ कोई दिक्कत है तो नहीं है। अब चलते हैं बेटा, यहाँ पर देखो कुछ H प्लस यहाँ पर चले गए, तो अब कुछ H प्लस बचे भी होंगे। तो जो बचे हुए H प्लस थे ना, उनमें से कुछ H प्लस देखो हमारे पास ना एनर्जी को स्टोर करने के लिए 2 पॉकेट्स होते हैं, यानी 2 पर्स होते हैं। ठीक है, एक पर्स कौन सा है, NADP है, और दूसरा पर्स क्या है बेटा, ADP है, यानी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। इस स्ट्रोमा में बहुत सारे फॉस्फेट टहलते रहते हैं। कितने फॉस्फेट बेटा, बहुत सारे फॉस्फेट टहलते रहते हैं। एक शब्द होता है AMP यानी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, यानी एडेनोसिन के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, मोनोफॉस्फेट, यानी एक फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। एडेनोसिन डाइफॉस्फेट का मतलब है कि एडेनोसिन के साथ कितने फॉस्फेट हैं, 2 फॉस्फेट हैं। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का मतलब क्या हुआ कि 2 के साथ में एक और आके जुड़ गया। तो यहाँ पर क्या थे, 2 फॉस्फेट थे, एक फॉस्फेट और आके जुड़ गया, तो क्या बन गया बेटा, वो ATP बन गया। क्या बन गया, ATP। और इस एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में एक फॉस्फेट जोड़ने पर क्या मदद करता है, वो मदद करता है H प्लस। इसके कारण क्या हुआ बेटा, ये बन गया आपका ATP। ठीक है, अब जब ये प्रोसेस होती है ना बेटा, यहाँ पर जब ये पानी का अणु टूटता है ना, तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकल गया, लेकिन बेटा यहाँ पर निकलते हैं 4 इलेक्ट्रॉन भी। क्या निकलते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन भी। जैसे देखो मेरे पास ऐसे 4 हाइड्रोजन हैं, 4 हाइड्रोजन हैं, और क्या हैं ऐसे 2 ऑक्सीजन हैं। ठीक है, तो ये दोनों ऑक्सीजन मिलकर क्या बना दिए, O2 बना दिए, निकल गए। अब इस हाइड्रोजन से देखो, जिससे बेटा इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, उसके ऊपर उतना ही प्लस चार्ज आता है। जिससे जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना, उस पर उतना ही प्लस चार्ज आएगा। देखो यहाँ पर 2 दूना 4 हाइड्रोजन है, 2 एक कम 2 यानी 2 ऑक्सीजन थे, 2 ऑक्सीजन O2 बन के बाहर निकल गए, और 2 दूना 4 हाइड्रोजन यहाँ पर है। एक हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो एक H प्लस, दूसरे से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला तो दूसरा H प्लस, यहाँ से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकला बेटा, तो यहाँ तीसरा H प्लस, और यहाँ से चौथा इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ पर क्या हो गया, चौथा H प्लस। तो 4 H प्लस बने और 4 साथ में क्या बने हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन बने। ये बात आपको समझ आ रही है बेटा, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा। मैंने अभी कहा था कि जब लगातार इस पर सूर्य की किरणें गिर रही होंगी, ऐसा नहीं है कि सूर्य की किरणें गिरे फिर गिरना बंद हो गई। जब लगातार इस पर सूर्य की किरणें गिरेंगी बेटा, तो लगातार इसके अंदर से क्या निकलते जाएंगे, लगातार इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते जाएंगे। जब लगातार इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते जाएंगे ना, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं वो जगह कैसी होती जाएगी, खाली होती जाएगी। जैसे मैंने कहा था कि इसमें से लगातार क्या हो रहा है बेटा, ऐसे लगातार इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, इससे लगातार इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, तो यहाँ पर एक खाली जगह बन जाएगी। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरना तो पड़ेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से भरे जाएंगे, तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना बेटा, कहाँ से, वाटर के टूटने से यही 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, इसके अंदर दोबारा चले जाते हैं। ठीक है, दोबारा चले जाते हैं और इस इलेक्ट्रॉन होल को क्या करते हैं बेटा, फिल कर देते हैं, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होने देते। नहीं तो भाई अगर कमी हो जाएगी तो एक टाइम ऐसा आएगा ना, निकलते निकलते इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा, तब कहाँ से निकलेगा फिर। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकलेगा तो इसका अपचयन नहीं होगा, फिर NADPH नहीं बनेगा, फिर आगे की प्रोसेस नहीं होगी। तो ये प्रोसेस का होना जरूरी है। ठीक है, तो जब तक इस पर लाइट गिरती रहेगी तब तक इलेक्ट्रॉन निकलता रहेगा, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है इलेक्ट्रॉन होल में ना, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी जगह पर दूसरा इलेक्ट्रॉन आना चाहिए ना, तो वो कहाँ से आता है बेटा, वो यहाँ से आता है। मेरी बात समझ पाए। देखो बात ऐसी है कि आप
इसके पास ये क्या है, एक फोटो सिस्टम है। इस पर क्या गिर रही है, सूर्य की किरणें गिर रही हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा ना कि इसके अंदर के सारे इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें तो लगातार गिर रही हैं, लगातार इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे। तो बेटा जब लगातार इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो इसके अंदर खाली जगह भी तो बनेगी ना, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है बाहर। तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जा रहे हैं उसकी जो खाली जगह थी ना, उनको भरने के लिए भी तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं, नीचे पानी का जो टूट रहा होता है ना, वो 4 इलेक्ट्रॉन फ्री करता है। वही 4 इलेक्ट्रॉन घूम के कहाँ पहुँच जाते हैं, इसके अंदर पहुँच जाते हैं, ताकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी ना होने दे। ठीक है, ये बात समझ आई बेटा। तो हमें क्या बनाना था, हमें जो है प्रकाशिक अपक्रिया में 3 चीज़ें बनानी थी, NADP, ATP और O2। O2 बनाई, NADPH बनाया और ATP बनाई। अब ये सारी चीज़ें कहाँ हैं बेटा, ये सारी चीज़ें हैं स्ट्रोमा के अंदर। ये सारी चीज़ें कहाँ पर हैं, स्ट्रोमा के अंदर। अब फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट करेंगे, देन हम लोग समझेंगे कि NADPH क्या करता है, फिर ये आपका ATP क्या करता है। इन सब की सहायता से कैसे स्ट्रोमा में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ होता है, क्योंकि अभी तक आपने कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कहीं पर नहीं किया है। ठीक है, और अभी तक कहीं पर आपका ये नहीं बना है, क्या आपका फूड जो बनना था प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, वो अभी तक कहीं पर नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो इसको बनाने का प्रयास करते हैं बेटा हम लोग कहाँ पर, डार्क रिएक्शन में। तो फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट करिए, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। और बेटा अगर बात नहीं समझ में आई हो तो क्लास को थोड़ा सा पीछे ले लीजिएगा, तो चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी। क्योंकि थैलेकॉइड के बाहर क्या होता है, स्ट्रोमा होता है। ये सारी प्रोसेस कहाँ हुई है, थैलेकॉइड में हुई है। फटाक से स्क्रीनशॉट करेंगे बेटा, दिन आगे बढ़ते हैं। चलो, तो ये बात हो गई बेटा। प्रकाशिक अपक्रिया में हमने क्या देखा है कि O2, NADPH और ATP बनता है। इन्हीं तीनों का इस्तेमाल, सॉरी O2 का तो इस्तेमाल करना नहीं हो तो बाहर चली गई। अब इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे कहाँ पर, हम लोग डार्क रिएक्शन में। तो हम इसको रफ करते हैं बेटा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और नोटिस कर लीजिएगा, ATP बनने की प्रक्रिया को फास्फोराइलेशन भी कहा जाता है। क्या लिखोगे बेटा, यहाँ पर लिख लेना ATP बनने की प्रक्रिया, ATP बनने की यह प्रक्रिया, एक मिनट देखो, ATP बनना फास्फोराइलेशन है। ATP का बनना क्या होता है बेटा, फास्फोराइलेशन होता है। ATP का बनना क्या होता है, फास्फोराइलेशन होता है। ठीक है सर, अब आप जरा हमको ये बताइए कि ATP किसकी वजह से बन रही है। सर ये ATP सनलाइट की वजह से बन रही है। किसकी वजह से बन रही है, सनलाइट की वजह से बन रही है। अब सनलाइट की वजह से ये ATP बन रही है, इस वजह से आगे एक शब्द लगा लेता हूँ मैं, फोटो। ठीक है, तो ये ATP बनने के, प्रकाश संश्लेषण में ये जो ATP बनने की प्रक्रिया है ना, इसको हम क्या नाम दे देते हैं बेटा, फोटो फास्फोराइलेशन। आपने क्या किया है बेटा, इसमें आपने फॉस्फेट ही तो जोड़ा है, फॉस्फेट को जोड़ना फॉस्फोराइलेशन होता है। ठीक है, ATP बनने की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, फोटो फास्फोराइलेशन कहलाती है। ये बात अगर क्लियर हो गई हो बेटा तो हम इसको रफ करते हैं, फिर हम लोग चलते हैं बेटा अपने आगे के कॉन्सेप्ट में। फिर हम लोग सीखते हैं क्या, हम लोग सीखेंगे बेटा डार्क रिएक्शन। ठीक है, डार्क रिएक्शन। ठीक, इसको पूरा रफ नहीं करता हूँ मैं, यहाँ से इसको हटा देता हूँ और थोड़ा सा स्ट्रोमा हटा देता हूँ, और इसको हटा के अब यहाँ पर मैं बातें लिखूँगा किसकी, यहाँ पर लिखूँगा मैं अप्रकाशिक अपक्रिया की। ठीक है, चलो फिर अप्रकाशिक अपक्रिया में हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। ठीक, चलिए आप लोग भी हेडिंग डालेंगे बेटा, अप्रकाशिक अपक्रिया, अप्रकाशिक अपक्रिया। ठीक है, पहली बात इसकी ये लिखेंगे कि ये जो अप्रकाशिक अपक्रिया है ना, ये कहाँ पर होती है। सर ये स्ट्रोमा में होती है, और किससे, किस नाम से भी जानते हैं, इसे हम ब्लैक मैन अपक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो क्या लिखेंगे बेटा, इस अभिक्रिया को, इस अभिक्रिया को इस अभिक्रिया को ब्लैक मैन अपक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। इस अपक्रिया को ब्लैक मैन अपक्रिया के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये हो गया बेटा पहली बात। दूसरी बात क्या लिखेंगे, दूसरी बात ये लिखेंगे कि ये अपक्रिया कहाँ होती है सर, ये होती है आपके हरित लवक के स्ट्रोमा में। तो लिखो यह अपक्रिया, यह अपक्रिया हरित लवक के
स्ट्रोमा में होती है। स्ट्रोमा में होती है। इस अवक्रिया में क्या बनता है बेटा, NADPH और ATP की सहायता से ग्लूकोज का निर्माण होता है। लिखो, इस अवक्रिया में किसके उपयोग द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग द्वारा, CO2 के उपयोग द्वारा ग्लूकोज का निर्माण होता है। और ये अप्राकाशिक अवक्रिया ना बेटा अलग अलग पाथवे में हो सकती है, अलग अलग टाइप से हो सकती है, जैसे C3, C4 एंड कैम प्लांट्स में, तो ऐसे अलग अलग टाइप की हो सकती है। तो अभी हम ये भी लिख सकते हैं कि इस अवक्रिया को केल्विन चक्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो एक छोटी सी बात लिख लो, अभी इस लेवल पर जब क्लास 11 में पढ़ोगे ना फोटोसिंथेसिस, वहाँ पर और डिटेल में हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी के लिए आप क्या सीखो, अभी के लिए सीखो इस अवक्रिया को केल्विन साइकिल भी कहा जाता है। इस अवक्रिया को केल्विन साइकिल भी कहा जाता है। ठीक है, अब केल्विन साइकिल कहा जाता है बेटा, उसके बाद क्या होता है, देखो ये हो गई हमारी अप्राकाशिक अपक्रिया की बात। अब हम ये समझेंगे ना कि यहाँ पर एक्चुअल में अप्राकाशिक अपक्रिया कैसे हो रही है। तो हमें इतना समझ आया है कि हमारे पास क्या बना था, NADPH बना था और क्या बनी थी, ATP बनी थी। ठीक है, स्ट्रोमा के अंदर बेटा एक शुगर होती है 5 कार्बन की, उसको हम कहते हैं बेटा रिबलोज शुगर। क्या कहते हैं बेटा, रुबिस्को, उसको RUBP कहा जाता है। ठीक है, रिबलोज शुगर कहा जाता है, उसको RUBP कहते हैं। ठीक है, रिबलोज 1,5 बाईफॉस्फेट ये शुगर का नाम है बेटा, क्योंकि उस शुगर में पहले और 5वें कार्बन पर क्या होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो उसको हमने क्या कहा बेटा, उसको हमने कहा कि वो हमारी कैसे शुगर है बेटा, वो रिबलोज शुगर है। ठीक है, RUBP उसको हमने नाम दे दिया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि रिबलोज जो शुगर है उसके पहले और 5वें कार्बन पर क्या है, फॉस्फेट है। ठीक है, तो RUBP का मतलब हो गया, RUBP का मतलब क्या हो गया, RU का मतलब हो गया रिबुलोज। ठीक है, 1,5 बाईफॉस्फेट। ठीक है, चलो इतने की ज़रूरत नहीं है, आपके वाला ऐसे याद रखो कि हमारे पास क्या होती है। देखो बेटा, देखो सिंपल सी बात समझो कि हमारे पास क्या बना, NADP बना, ATP बना, कहाँ पर, प्राकाशिक अपक्रिया में। उसके बाद स्ट्रोमा के अंदर एक शुगर होती है जिसको हम शर्करा होती है, जिसको हम RUBP कहते हैं। अब वो क्या है उसको छोड़ो, अभी बाद में देखेंगे, उसको कभी डिटेल में जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है, अभी के बाद क्या समझते हैं कि RUBP नाम की एक शुगर होती है जो कि 5 कार्बन की होती है। कहाँ पर होती है सर, वो होती है आपके स्ट्रोमा में। ठीक है, तो हम बेटा इसको रफ करते हैं, 1 मिनट जरा इसको मैं रफ करता हूँ। चलो हम समझने की कोशिश करते हैं बेटा, कौन सी अपक्रिया, अप्राकाशिक अपक्रिया। ठीक है, चलो देखो इधर होता क्या है कि ये पूरा स्ट्रोमा है, मान लीजिए स्ट्रोमा के अंदर एक शुगर है जिसको हम कहते हैं RUBP। कितने कार्बन के है बेटा, ये 5 कार्बन की क्या है, एक शुगर है। कहाँ पर है, स्ट्रोमा में। ये 5 कार्बन की एक शुगर स्ट्रोमा में है। अब बाहर से क्या आती है बेटा, इसमें बाहर से आती है एक कार्बन डाइऑक्साइड। क्या आती है, एक कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड बेटा इससे जुड़कर एक 6 कार्बन कंपाउंड बनाती है, एक 6 कार्बन यौगिक बनाती है, जो बहुत ही ज़्यादा अस्थायी होता है। क्या होता है बेटा, वो एक अस्थायी यौगिक होता है। ठीक है, और तुरंत ही वो टूट जाता है एक एसिड में जिसको हम कहते हैं बेटा फास्फोग्लिसरिक एसिड। फास्फोग्लिसरिक एसिड में। ठीक है, अब आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ, ये एसिड है बेटा 3 कार्बन का। कितने कार्बन का, ये एसिड है 3 कार्बन का। अब आप मुझे बताइए कि 5 कार्बन की शुगर थी, 1 कार्बन यहाँ से मिला, कितने हो गए, 6 कार्बन। अब 6 कार्बन वाला जब टूटेगा तो 3 कार्बन वाले कितने एसिड बना सकता है। ये एसिड जो है ना 3 कार्बन का है, तो कितने एसिड के अणु बन सकते हैं इनसे,
6 कार्बन वाले यौगिक से। ठीक, कितने बन सकते हैं बेटा? 2 बन सकते हैं। अब भाई 3 कार्बन के 2 बनेंगे तभी तो 6 कार्बन होगा। तो इस 6 कार्बन वाले यौगिक के टूटने से क्या बन सकते हैं? 3 कार्बन वाले 2 अणु बन सकते हैं, किसके? फास्फोग्लिसरिक एसिड के। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए बेटा, अब ध्यान से सुनिएगा। हमने क्या कहा था कि ये अप्रकाशिक अपक्रिया जो है ना, वो डिपेंड करती है किस पर? लाइट रिएक्शन पर। लाइट रिएक्शन में हमने क्या बनाया था? हमने बनाया था NADPH, और क्या बनाया था बेटा? और बनाया था हमने ATP। जब तक ये दोनों रहेंगे, इन्हीं दोनों का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे? इन्हीं दोनों का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे? हम लोग शुगर का निर्माण करेंगे। कैसे करेंगे बेटा? देखिए, मेरे पास क्या बना था लाइट रिएक्शन में? NADPH बना था, NADPH बना था। अब किसी भी चीज़ में अगर आप हाइड्रोजन को जोड़ दोगे तो उसका क्या होगा? उसका अपचयन होगा। तो हम क्या करते हैं बेटा? इस एसिड का अपचयन करते हैं। जब एसिड का अपचयन होता है ना बेटा, तब एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है बेटा? एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा बेटा? यहाँ पर बनेगा फास्फोग्लिसरल्डिहाइड। क्या बनेगा बेटा? फास्फोग्लिसरल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा बेटा? फास्फोग्लिसरल्डिहाइड बनेगा। ये भी कितने कार्बन का होगा सर? ये 3 कार्बन का होगा। कितने कार्बन का होगा? 3 कार्बन का होगा। ठीक है, तो इसके भी कितने मॉलिक्यूल बनेंगे बेटा? 2 बनेंगे। इसके भी कितने बन रहे थे? इसके बन रहे थे 2। एक मिनट, अलग कलर से करता हूँ बेटा मैं इसको। इसमें बनते हैं 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन के। इसमें क्या बनेंगे बेटा? 2 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड बनेंगे। कितने कार्बन के? 3 कार्बन के। कैसे बनेंगे? ये जो NADPH है ना, ये अपना H दे देगा किसमें? एसिड में। तब ये किस में चेंज हो जाएंगे? तब ये चेंज हो जाएंगे बेटा किसमें? एल्डिहाइड में। लेकिन ये NADP जब अपना H दे देगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा बेटा? ये चेंज हो जाता है किसमें? NADP में। अच्छा, इसके साथ साथ में और क्या चीज़ थी सर? इसके साथ साथ में ATP थी। अब ATP बेटा जब अपने आप को चेंज करेगी ना, तो यहाँ पर क्या बनाएगी? वो बनाती है ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब देखो, जो चीज़ों का इस्तेमाल हुआ था, देखो लाइट रिएक्शन में क्या हुआ था? NADP था, वो चेंज हो गया था किस में? NADPH में। ठीक है, ADP था, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ क्या बन गया था? ATP बन गया। वो सारी चीज़ें टूट कर फिर से वही बन के स्ट्रोमा में चली गई। स्ट्रोमा से आई थी और स्ट्रोमा में फिर से वैसे ही चली गई। ये सारी चीज़ें स्ट्रोमा में आई थी, ये बनाई थी, अब स्ट्रोमा में ही फिर से ब्रेक होके इससे ये बन गया और इससे ये बन गया, अब दोबारा से स्ट्रोमा में पहुँच गई। लेकिन इसका क्या करा दिया बेटा? इसका करा दिया इन्होंने अपचयन। अब देखो क्या होगा। अब इस फास्फोग्लिसरल्डिहाइड से कुछ टाइम बाद बेटा क्या होता है? यहाँ पर एक प्रोसेस चलती है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल। क्या कहते हैं बेटा? ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल। ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल के थ्रू यहाँ पर बन जाती है 6 कार्बन की एक शुगर। क्या बनती है? 6 कार्बन की एक शुगर बनती है जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज। और फिर इसी फास्फोग्लिसरल्डिहाइड से क्या बन जाता है बेटा? इसी से हो जाता है पुनर्निर्माण या फिर रीजनरेशन या पुनर्जनन हो जाता है किसका? RUBP का। ठीक है, यहाँ से दोबारा फिर से जनन होता है किसका? RUBP का। तो ये पूरा जो एक चक्र चल रहा है ना, इसको हम कहते हैं बेटा कैल्विन चक्र। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि एक्चुअली में यहाँ पर हो क्या रहा है। देखो, हमारे को क्या करना था कि कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके इसको बनाना था। यहाँ से इसका इस्तेमाल करके यहाँ से ग्लूकोज बना लिया 6 कार्बन का, यानी C6H12O6 हमने बना लिया। कैसे बनाया वो समझो। स्ट्रोमा के अंदर एक 5 कार्बन वाली शुगर होती है, वो एक कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़कर क्या बनाती है? 6 कार्बन का एक यौगिक बनाती है, जो बहुत ही ज़्यादा अस्थायी होता है। वो टूट के क्या बना लेता है? वो बना लेता है बेटा फास्फोग्लिसरिक एसिड। ये सारी जो प्रक्रिया है ना, एक एंजाइम की मदद से होती है। उस एंजाइम का नाम है बेटा रुबिस्को। ठीक, बायोलॉजिकल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? रुबिस्को है। ठीक है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण सारे पौधों में होता है, पौधों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ तक बात बेटा क्लियर हुई हो तो हम देखो फिर से समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास स्ट्रोमा के अंदर एक 5 कार्बन की शुगर थी, एक कार्बन आ गया कहाँ से? कार्बन डाइऑक्साइड से। तो टोटल 6 कार्बन हो गए भाई साहब। अब 6 कार्बन के एक अस्थायी यौगिक के टूटने से
दो यौगिक बनेंगे किसके, 3-3 कार्बन वाले। 3-3 कार्बन वाले कितने बनेंगे, 6 कार्बन वाला टूटा है तो 3-3 कार्बन के कितने बनेंगे, 2 बनेंगे ना। तो 2 क्या बन रहे, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बने। अब इस एसिड का ATP और NADP जो कहाँ से आई है बेटा, जो आई है लाइट रिएक्शन से। जो कहाँ से आई है, जो आई है लाइट रिएक्शन से। लाइट रिएक्शन से आई हुई ATP और NADPH का इस्तेमाल करके हमने क्या कर दिया बेटा, इसको चेंज करके क्या बना दिया, फास्फोग्लिसरल्डिहाइड बना दिया। वो भी कितने कार्बन का था, 3 कार्बन का। तो कितनी बार बनेगा, वो भी 2 बार बनेगा। टोटल यहाँ पर हो गए 6 कार्बन। अब सर ये बताइए कि अगर 6 कार्बन यहाँ पर थे तो इसी से बाद में हमने क्या किया, ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल के थ्रू क्या बना दिया, 6 कार्बन की एक शुगर बना दी। तो 6 के 6 वो कार्बन तो खत्म हो गए। तो दोबारा से इसको पैदा करने के लिए 5 कार्बन कहाँ से आएंगे, क्योंकि अगर मुझे इससे ये बनाना है तो मुझे 5 कार्बन तो चाहिए भाई साहब ना, नहीं तो 5 कार्बन लाऊंगा कहाँ से मैं। समझ आई बात। तो इस रिएक्शन में आप याद करो, यहाँ पर आप 6 लिखते हो, यहाँ पर आप क्या लिखते हो बेटा, 12 लिखते हो। तो 6 CO2 लेते हो ना, मैंने क्या लिया है बेटा, 1 CO2 लिया है। ठीक, तो देखो इधर 1 CO2 इस्तेमाल हुई होगी तो ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल में 1 कार्बन आया होगा, 5 कार्बन बचा, वो इधर चला गया, फिर से क्या बना दिया। देखो यहाँ पर 6 कार्बन थे, यहाँ तक 3 दूना कितने कार्बन है बेटा, 6 कार्बन। 1 कार्बन निकल के आ गया इधर और बाकी बचे 5 कार्बन, फिर से क्या बन गए, शुगर। फिर जब दूसरे CO2 आई होगी तो यहाँ पर दूसरा कार्बन आ गया। ठीक है, दूसरा कार्बन आया होगा, यानी यहाँ पर एक पूरा ऐसा चक्र चला होगा, 5 कार्बन इधर निकल गए होंगे। ठीक है, तो ऐसे करके एक चक्र चलता है बेटा। अब फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इस CO2 को लिया हमने कितनी बार, 6 बार। इसको कितनी बार लिया बेटा, 6 बार। अब 1 CO2 के लिए 1 शुगर की जरूरत पड़ती है, तो 6 CO2 के लिए कितने शुगर की जरूरत पड़ेगी सर, 6 शुगर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब आप सोचो कि यहाँ पर कितने कार्बन हैं, तो सर हो गए 6 पंचे 30 कार्बन। ठीक है, 6 कार्बन यहाँ पर मिल गए, तो टोटल यहाँ तक आते आते देखो 30 यहाँ पर थे, 6 ये मिल गए, तो यहाँ पर आते आते कितने हो गए बेटा, 36 कार्बन। ठीक है, अब कितने कार्बन हो गए बेटा, 36 कार्बन। बात समझ आ रही है बेटा, बात समझ आ रही है तो इधर ध्यान दो, कैसे कार्बन 36 हो गए वो समझो। यहाँ पर देखो, इसको 6 बार लिया, इसको 6 बार लिया, तो ये प्रोसेस भी कितनी बार हुई होगी, 6 बार। यहाँ पर भी कितनी बार हुआ होगा बेटा, 6 बार हुआ होगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, हम पूरे तरीके से इसको एकदम क्लियरली डिफाइन कर रहे हैं, ध्यान से समझिए। 1 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 1 शुगर चाहिए थी, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 6 शुगर चाहिए होगी कि नहीं चाहिए होगी, 6 चाहिए होगी। 1 कार्बन डाइऑक्साइड और 1 शुगर के कारण जब एक बार ये बनता था, तो अगर मैं यहाँ पर 6 ले रहा हूँ तो ये भी कितनी बार बनेगा, 6 बार। तो 1 यहाँ पर था तब यहाँ पर 1 बन रहा था, अगर यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर भी कितनी बार बनेगा, 6 बार। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करते हैं बेटा, 6 पंचे 30 कार्बन, यहाँ पर 6 कार्बन, तो टोटल कितने हो गए, 36 कार्बन यहाँ पर है। ठीक है, कैसे हैं देखो, यहाँ पर अंदर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 दूना 6, यानी 3 कार्बन वाला कितनी बार बना है, 2 बार बना है। तो 3 दूना 6 और 6 छंग कितना हो गया, 36। फिर वही सीन यहाँ पर है, 3 दूना 6, 6 छंग 36, 36 कार्बन है। तो यहाँ तक आते आते कितने कार्बन थे बेटा, 36 कार्बन थे। अब इस 36 कार्बन में से 6 कार्बन निकल गए किसके, शुगर के, बचे कितने कार्बन, 30 कार्बन। अब 30 कार्बन से 5 कार्बन वाले कितने यौगिक बनाए जा सकते हैं, तो 30 कार्बन से 5 कार्बन वाले कितने यौगिक बना सकते हैं बेटा, तो आप 6 बना सकते हैं। तो यहाँ से फिर से क्या बन जाएगी बेटा, यहाँ से फिर से 6 शुगर दोबारा बन जाती है, यानी 6 शुगर जो आपने इस्तेमाल की थी ना, जैसे गई थी अंदर वैसे ही वो दोबारा से बन गई। तो सर ये ग्लूकोज का कार्बन कहाँ से आया है बेटा, शुगर तो जैसे गई थी, 6 शुगर गई थी, इधर से फिर से क्या बन गई बेटा, 30 कार्बन की सहायता से क्या बन गई, 5 कार्बन की 6 शुगर बन गई। 5 कार्बन वाली कितनी बनी, 6 बनी। ठीक है, तो ये जो CO2 का बेटा कार्बन है ना, यही कार्बन असल में कहाँ जाता है, ग्लूकोज के अंदर जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की इस प्रक्रिया में हमें क्या बनाना था, ग्लूकोज बनाना था, वो हमने बना लिया है बेटा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको ड्रॉप करिएगा, डेफिनेटली आई विल आंसर दैट। तो उसके लिए परेशान मत होइए, कहीं पर भी किसी तरीके की कोई समस्या हो तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पर्सनली मैं उसको पढ़ता भी हूँ और पर्सनली रिप्लाई भी करता हूँ। ठीक है, तो आगे भी करूँगा, तो कोई भी दिक्कत हो तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा, कोई भी डाउट वगैरह हो। अगर चीज़ें नहीं समझ में आई हैं बेटा, बहुत ही क्लियरली, बहुत ही आसानी से मैंने समझाया है, आप इसमें पीछे जा सकते हो, पीछे जाके आप इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर है बेटा। ये रुबिस्को क्या है, एक एंजाइम है। ठीक है, याद रखिएगा बेटा, ये क्या है, एक एंजाइम है, और बायोलॉजिकल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एंजाइम है। ठीक है, तो चलिए इतनी बात हो गई बेटा। तो यहाँ पर हम इस प्रोसेस को करते हैं कंक्लूड। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे बेटा किस प्रोसेस को, विषम पोषण को। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं विषम पोषण को। तो अभी के लिए बेटा इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए और अपना ख्याल रखिए।